जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में समकालीन भारत 2 की बुक का प्रथम अध्याय अध्ययन करेंगे। भूगोल का चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। भिवानी बोर्ड के अनुसार अप्रैल महीने में हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इतिहास का प्रथम अध्याय है सरस्वती सिंधु सभ्यता। समकालीन भारत 2 जो भूगोल की बुक है उसका प्रथम अध्याय है संसाधन एवं विकास। और तीसरी जो बुक है हमारी आर्थिक विकास की समझ, इसका प्रथम अध्याय विकास। ये 3 अध्याय अप्रैल में हमें दिए गए हैं जो हमने करने हैं। तो इसी कड़ी में आज हम भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके इसको देख सकते हैं या इसकी गति को थोड़ा तेज़ करके भी सेटिंग से आप इसको देख सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। आओ शुरू करें संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। ये इस सारांश में, इस पूरे चैप्टर का एक सारांश के रूप में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसी चीज़ों को आप बताएं जो आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपके जीवन को आरामदायक बनाते हो। और ऐसी चीज़ें की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम भी लिखें। तो ये सारांश दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे आसपास, पर्यावरण हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में प्रयोग होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिनको बनाने के लिए कोई साइंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम यानी कि हम बनाने में सक्षम हैं, हमारे पास कुशलता है, उपकरण है, औजार हैं। जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है। यानी कि इसमें क्या है कि वो सारी चीज़ें जिनका हम अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को आसान सुगम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। आर्थिक रूप से संभाव्य का अभिप्राय ये है कि वे वस्तुएं जो आर्थिक रूप से मनुष्य के लिए लाभकारी होने की जिनकी संभावना हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य अभिप्राय कि उनकी समाज में कोई स्वीकारोक्ति हो, उनको स्वीकार करने योग्य समाज हो हमारा। जैसे ज़मीन से आप कोई खनिज पदार्थ निकालते हैं, तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, तो वो प्रौद्योगिकी है कि हम उसको ज़मीन से निकाल कर उसको परिष्कृत करते हैं, संशोधित करते हैं, उसकी तकनीक हमारे पास है, तो आर्थिक रूप से उपयोगी होती है। संभाव्य कि भी जितना हमने उसके ऊपर खर्च किया, क्या उतना हमें लाभ भी मिलेगा। मान लो 100 रुपये हमने उसको निकालने पर खर्च करे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस प्रौद्योगिकी से, इसकी सारी तकनीक से, इसको निकालने के लिए जो भी हमने संसाधन लगाए, अगर उन पे 100 रुपया खर्च है तो उसका लाभ हमें भविष्य में 100 से ज़्यादा रुपये मिले, 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये, ऐसी कामना की जाती है। सांस्कृतिक रूप से जब वो खनिज या कोई तेल या कोई कोयला, कोई भी आप धातु आप ज़मीन से निकाली, तो उसको जिस रूप में हमने परिष्कृत किया, संशोधित किया, उसको समाज खरीदे भी, उसको समाज स्वीकार भी करे। आपने तेल निकाला तो तेल समाज में खरीदने वाला भी हो, तो ये सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनकी रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी कि जो भी प्रक्रिया किसी धातु को निकालने में, बनाने में हम करते हैं, उसकी जो
रूपांतरण, उसके रूप को बदलने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रकृति है, उसमें हम प्रौद्योगिकी लगाते हैं, कौशल लगाते हैं, तकनीकी ज्ञान लगाते हैं। फिर उसके लिए संस्थाएं निर्मित हों, कहाँ उनको परिष्कृत किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। इन सब का जो पारस्परिक क्रियात्मक संबंध हैं, उनको संशोधित करने में जितनी भी क्रियाएं, आपसी तालमेल जो काम आता है, वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, मनुष्य के तकनीकी ज्ञान के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया की जाती है। यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके साथ मनुष्य अपने कौशल का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी तकनीक का प्रयोग करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। और उन चीज़ों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है, जहां वह इन चीज़ों को परिष्कृत कर सके, उनको और अधिक उपयोगी बना सके। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं कि जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानवीय क्रियाओं का परिणाम परिणाम है संसाधन। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य भी उन्हीं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्वयं भी हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। वे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, उन सब को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों में कैसे परिवर्तित करते हैं? जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को काटकर मनुष्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से बहुत सी चीज़ों का निर्माण करता है, तो संसाधन में उसको बदल देता है, अपने उपयोग की चीज़ें बनाकर, उसकी कीमतें बढ़ाकर। तो मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, और जो अन्य संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं उनको भी वो परिवर्तित करके अपनी ज़रूरत के अनुसार और कीमती बना देता है। तो जो प्राकृतिक उपहार, हम इनको बहुत से लोग समझते हैं और प्राकृतिक उपहार समझ के हमने इनको ज़्यादा, इनका दोहन किया, अत्यधिक प्रयोग किया, तो ये प्राकृतिक संसाधन उपहार हैं, लेकिन बेहिसाबे हम इनको प्रयोग नहीं कर सकते। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इनको हम कैसे बांट सकते हैं कि वर्गों में? नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनके जन्म के आधार पर, जैव अजैव, कि उनकी उत्पत्ति जैव या अजैव से कैसे हुई। आगे हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के तिथि, समाप्त होने की स्थिति के हिसाब से नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत है, समुदाय की है, राष्ट्र की है, अंतर्राष्ट्रीय की, मालिक कौन है उसका। विकास के स्तर के आधार पर, संभावी है, विकसित है, भंडार, संचित, कि उनका कितना विकास हुआ है, कितने विकास की संभावना है, ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कि एक पिक्चर देखिए, भौतिक पर्यावरण, इसमें मनुष्य को अहम दिखाया है। अब मनुष्य के चारों ओर पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण। प्रकृति ने उसको बहुत सी चीज़ें दी। उन प्राकृतिक चीज़ों का अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपनी तकनीकी, अपने ज्ञान से वो प्रयोग करके, संस्थाओं को निर्मित करके, उनको संशोधित करने के स्थानों को निर्मित करके वह कीमती बना देता है। अपने जीवन के लिए, अपने उपयोग के लिए उनको अधिक मूल्यवान बना देता है। नेक्स्ट, इस तालिका को देखिए। संसाधन, संसाधन को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक और मानवीय, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए, और दूसरा है जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। प्राकृतिक में नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य दो भाग हैं इसके। नवीकरणीय के आगे फिर दो भाग हैं, सतत तथा अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। दूसरा जैव, जैव के फिर आगे दो भाग हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव। ये नवीकरणीय आपके संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, इसको वर्गीकृत किया है पुण्य चक्रीय, जैसे धातु है, अचक्रीय जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, मानवीय, मनुष्य द्वारा, इसके दो भाग हैं, संरचनीय,
संरचनाएं एवं संस्थाएं जो मनुष्य निर्मित करता है, और दूसरा मात्रा और गुणवत्ता उसमें जो अपना तकनीकी कौशल वो जोड़ देता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, हमने ऊपर पढ़ा था इनको, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार दिए हैं, जैव और अजैव संसाधन। ऊपर हमने इनको देखा था। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इसमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि जो जीवित चीज़ों से संसाधन बनते हैं। जैसे मनुष्य इसका अहम पार्ट है, वनस्पति जगत है पूरा, प्राणी जगत है, मत्स्य जीवन है, पशुधन। जो भी जीवित प्राणी जगत या वनस्पति जगत, वो सारा का सारा हमारा जैव संसाधन है। दूसरा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जो निर्जीव संसार होता है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं। अजैव संसाधन जैसे चट्टानें हैं, पत्थर हैं, धातुएं हैं, ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर कि भाई इनका जन्म किस चीज़ से हुआ, किस चीज़ से इनका निर्माण हुआ है। दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर। नंबर एक, नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत एवं प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। यानी कि नवीकरणीय योग्य का साफ से शब्दों में अर्थ है कि जिनको हम दोबारा से किसी न किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम असीमित है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, जल, वन और वन्य जीव, ये हालांकि सीमित संसाधन हैं, सीमित रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका किसी न किसी रूप में पुनः चक्रण के रूप में हम इनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। जैसे जल है, एक बार हमने जल का किसी कार्य में प्रयोग किया तो उसके बाद जो जल निकलता है, प्रयोग करने के बाद जो जल बचता है, उसको हम किसी दूसरे कार्य के लिए संशोधित करके, उसको परिष्कृत करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है जिनका हम किन्हीं प्रकार के यांत्रिक प्रक्रियाओं से, रासायनिक तरीकों से हम दोबारा से उनका प्रयोग कर सकें। नंबर 2 है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। बड़ा लंबा समय इनको बनने में लगता है, लाखों वर्षों का समय लगता है। खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। जितने भी खनिज जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, वो इसी प्रकार बनते हैं, उदाहरण हैं उनके। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, जिनको हम पुनः चक्र में दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं और एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो अनवीकरणीय ऐसे संसाधन हैं जिनको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप तेल का प्रयोग जानते हैं, कोयले का प्रयोग एक बार आप इसको जला दें अपने मशीनी युग में, इंजन में डालकर या जलाकर किसी भी रूप में, तो दोबारा से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन माने गए। स्वामित्व के आधार पर मालिक कौन है उनका? व्यक्तिगत संसाधन, जो व्यक्ति की निजी संपत्ति हो। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, सरकार ने उनको दी होती है। इसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, कर देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के मालिक होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घर, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, यानी कि जिसका कोई एक व्यक्ति मालिक हो। आपके पास पेन है, कॉपी है, उसके मालिक आप हैं। आप की इच्छा के बिना उसका दूसरा व्यक्ति कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि जो संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण मिलते हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाएं जो आपके परिवार की निजी संपत्ति है। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिनके ऊपर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। गांव की श्यामलात भूमि है,
जो साझी ज़मीन होती है, जैसे चारण भूमि, पशुओं को चराने की भूमि, श्यामलात भूमि जिसमें अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक जैसे पार्क होते हैं, पिकनिक के स्थान होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी कि इनके मालिक पूरा समुदाय होता है। समुदाय स्वामित्व वाले इनको संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या है? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। वैसे तो देश की जितनी भी संपत्ति है वो सारी राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी कि देश की जो सरकार है सारी संपत्ति राष्ट्र की होती है और सरकार को ये कानूनी अधिकार होता है वो किसी की भी निजी जो संपत्ति होती है उसको अधिग्रहित कर सकती है राष्ट्र हित में, आम जनता के हित में। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। जितने भी सार्वजनिक चीज़ें आप गांव शहर में देखते हैं, चाहे सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सारी की सारी किसी की निजी संपत्ति रही होंगी। तो सरकार ने जनता की भलाई के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इनको अधिग्रहित कर लिया। तो ये सारी संपत्ति जो है राष्ट्रीय संसाधन में आती है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है, ये कानून सम्मत है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 मील समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय भू क्षेत्र, इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र की संपत्ति होती है, राष्ट्र संपदा है। यानी कि जितने भी खनिज, जल संसाधन, वन जीव भारत की यानी कि किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर हैं वो सारे के सारे। और साथ में 17 समुद्री मील, ये समुद्री मील दूरी मापने की एक इकाई, तो इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22.2 किलोमीटर, यानी कि किसी भी देश से, यानी कि भारत की तटीय सीमा से, भारत की सीमा से समुद्र में 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय जो सीमा है वहाँ तक भारत की सीमा मानी जाती है। वहाँ तक के संसाधन सारे राष्ट्र की संपदा होते हैं। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। राष्ट्रीय पड़ा था जो पूरे राष्ट्र के थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, पूरे विश्व की। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि जो किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। आपने 200 समुद्री मील जो हम ये दिया हुआ है, इसकी दूरी तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील यानी कि एक समुद्री जो मील दिया हुआ है 12 जो किलोमीटर की आपकी 2 किलोमीटर की दी हुई है सीमा, उसमें 12 समुद्री मील को 22.2 किलोमीटर माना गया है। और यहाँ पर दिया है कि जो तट रेखा से 200 समुद्री मील है यानी कि 12 समुद्री मील को 22.2 किलोमीटर माना गया है। तो ये 200 समुद्री मील है, इससे आप निकाल सकते हैं इसकी गणना करके। तो इस पूरे क्षेत्र पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, ये पूरे विश्व की संपत्ति होती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? हिंद महासागर की तलहटी से दूर भारत के पास कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान करें। नेक्स्ट देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। वस्तुएं, संसाधन हैं लेकिन उनका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें संभावी संसाधन कहा गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग,
राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। हालांकि सरकार अब इस पर थोड़ा ध्यान दे रही है। ये संभावी संसाधन माने गए हैं। नेक्स्ट, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, पता लग चुका है, जांच हो चुकी है और उनके उपयोग की गुणवत्ता, उनके उपयोग की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, और उसकी मात्रा कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इस सारी चीज़ को जान चुके हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब इन संसाधनों का जो विकास है, वहाँ निकालने की जो तकनीक है, मनुष्य की कला है, ज्ञान है, कौशल है, और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, उसका उपयोग क्या होगा। ये सारे विकसित संसाधन माने गए। नेक्स्ट, भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे पास इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे बहुत से संसाधन हैं जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। यानी कि हमारे पास ऐसी तकनीकी ज्ञान कौशल नहीं है अभी कि हम उनका सही से इस्तेमाल कर सकें, हमारी पहुंच से वो बाहर हैं। भंडार में शामिल होते हैं, उनको हम भंडार में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, जल दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने की हमारे पास कोई उन्नत तकनीकी ज्ञान अभी नहीं है कि हम इनको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करके प्रयोग कर सकें। तो ये तकनीकी कौशल प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। जो हमने अभी भंडार पढ़ा उसी का एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जो हमारे पास तकनीकी ज्ञान है उसके द्वारा हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इनका अभी हम प्रयोग नहीं कर पाए। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। आशा करते हैं कि भविष्य में हम इनका प्रयोग करने में सक्षम समर्थ होंगे। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही कर पाए हैं। नदियों के जल का प्रयोग हालांकि हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, तो इसे संचित कोष में शामिल किया गया है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। क्रियाकलाप दिया हुआ है, अपने आसपास के क्षेत्र में जो खनिज भंडार, संचित कोष, उन संसाधनों की आप एक सूची तैयार करें। संसाधनों का विकास। इसमें देखिए, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन यापन के लिए भी जरूरी है, लेकिन जीवन की उपयोगिता, उसमें गुण बनाए रखने के लिए, उसको उपयोगी बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिए, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गई। हमने इनको प्रयोग करते समय धैर्य नहीं रखा। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का ह्रास, इनके बहुत से लोगों ने अपने लालच से, स्वार्थों से इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया स्वार्थ के लिए। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, यानी कि अमीर और गरीब में बंट गया। ये इसके दुरुपयोग हुए। संसाधन नंबर 3 है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया पूरे विश्व में। जैसे भूमंडलीय तापन, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ओजोन परत का क्षय, अवक्षय यानी कि उसका क्षरण होना, कम होना, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ना, भूमि निम्नीकरण, ये मनुष्य ने इन संसाधनों का बेहिसाब रूप से उनका प्रयोग किया, तो उसके कारण ये इस प्रकार की समस्याएं पूरे विश्व में बढ़ गई हैं।
मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अमीर गरीबी बड़ी संसाधनों का एक स्थान पर कुछ सीमित व्यक्तियों के पास अत्यधिक इकट्ठे हो जाना और कुछ लोग बिल्कुल ही संसाधन विहीन हो गए। तो ये जो दरार समाज में पैदा हो गई, इसके लिए ज़रूरी है कि मानव जीवन की जो गुणवत्ता है और शांति बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में जो संसाधन हैं उनका न्याय संगत बंटवारा होना अति आवश्यक है। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा, दोहन प्रयोग, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसीलिए इस तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की जो योजना है वो बनाना अति आवश्यक है। सतत विकास सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास देखिए क्या है। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि विकास तो हमने करना है लेकिन हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी कि हमने विकास करना है, उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पृथ्वी को नुकसान ना हो, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कोई खतरा पैदा ना हो। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा गया है। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो मुखिया हैं राष्ट्रों के, ब्राज़ील के शहर, किसके? ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में इकट्ठे हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब ये एजेंडा 21 क्या है? यानी कि विश्व के 100 से अधिक जो देश इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ सिद्धांतों पर आम सहमति बनाकर पूरे विश्व में उसको लागू करने के लिए कुछ एक सहमति पत्र तैयार किया गया। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1942 में ब्राज़ील के शहर में रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी कि पूरे विश्व के जो राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे, एजेंडा 21 में पूरे देश, पूरे विश्व में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो स्थितियां थी उनसे निपटना, गरीबी से निपटना, रोगों से निपटना, ताकि पृथ्वी को रोग मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना इस एजेंडे में शामिल था। सभी राष्ट्रों से ये कामना की गई थी कि एजेंडा 21 जो है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने स्थानीय स्तर पर इसे लागू करे, प्रत्येक देश इसको अच्छे से लागू करे ताकि विश्व में इन समस्याओं से निपटने में सुविधा मिले। संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इनके जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का विवेकपूर्ण, बुद्धि का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से एक प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार हम उनका प्रयोग करने की जो रणनीति है। इसलिए भारत जैसा जो देश है उसमें जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है,
कि भाई यहाँ जो संसाधन है उसमें विविधता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। हमारे देश में कहीं किसी राज्य में बहुत ज़्यादा संसाधनों की भरमार है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की भारी कमी पाई जाती है। तो ये विविधता। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी कि पूरी तरह से उनके अपने राज्य के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास संसाधन हैं। और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। इसी प्रकार राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन जो है उनकी भारी कमी है। लद्दाख का क्षेत्र शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा रहता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी कि पूरे देश में हर राज्य किसी न किसी प्रकार में किसी चीज़ में उसमें प्रचुरता है, तो किसी चीज़ एक चीज़ में प्रचुरता है, दूसरे की कमी है। तो इसी प्रकार से हमें संतुलित जो है संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक राज्य को जो कमी है दूसरे प्रदेश से पूरी हो सके और जो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उसको दूसरे राज्य में भेजा जा सके। भारत में संसाधन नियोजन, अभी हमने बात की, एक जटिल प्रक्रिया है यह, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, उसके चरण हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, किस प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन हैं, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। नंबर 2, संसाधन विकास जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, तालमेल बिठाना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। आज़ादी के बाद जो प्रथम वर्षीय योजनाएं पंचवर्षीय योजना लागू की, तभी से इस प्रकार के संसाधन नियोजन पर भारत में जोर दिया गया है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। इनके किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है वो संसाधनों की उपलब्धता है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए 3 चीज़ों का होना अति अनिवार्य है विकास के लिए। संसाधनों का उपलब्ध होना नंबर 1, नंबर 2 प्रौद्योगिकी होना, तकनीकी ज्ञान होना, और तीसरा संस्थाएं जहां उनको परिष्कृत संशोधित किया जा सके। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3 चीज़ों का होना अति अनिवार्य है। संसाधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में परिवर्तन की जो संस्था है, यानी कि संस्था। तो ये 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहां संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती आती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी विकसित अवस्था में। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी स्थिति होने के कारण आप बताएं। इसको आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन परिवर्तन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उपनिवेशकारी जो देश हैं उन्होंने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे भारत में अंग्रेज लोगों ने या दूसरी जो जातियां भारत में आई उन्होंने क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी थी, उनके पास तकनीकी ज्ञान था हमारे से ज़्यादा विकसित,
उन्होंने हमारे संसाधनों का शोषण किया और हमारे इस पूरे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास हो, औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास हो, तकनीकी कौशल हो उनके पास, और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, तभी यह संभव है। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। उपनिवेशन कि भी भारत जब उपनिवेश रहा अंग्रेजों का, तो भारत ने प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को महसूस किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। विकास मिलजुल कर अनेक चीज़ों से संभव है। संसाधनों का संरक्षण, हम इन संसाधनों को कैसे बचाए रख सकते हैं? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती है। यदि हम इनका सही से प्रयोग ना करें, ज़्यादा प्रयोग करें, जितनी हमें ज़रूरत उससे ज़्यादा प्रयोग करें, तो इससे हमारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं अब भी, कि हम चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। इस पर अनेक जो नेता हैं या विचारक हैं वो अपने विचार प्रकट करते रहे, चिंता जाहिर करते रहे। जैसे कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी कि मनुष्य की ज़रूरत पूरी करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई लालच है तो उस लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी का मतलब लालच, इकट्ठा करना, संग्रह करना। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो पूरे विश्व में जिस प्रकार संसाधनों का पतन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उसमें मनुष्य का लालच है, जो लालची स्वार्थी व्यक्ति हैं, और जो आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक्नोलॉजी, उसका जो शोषण करने की प्रवृत्ति है वो जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। तो ये गांधी जी के विचार थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। छोटे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की जो वकालत है सर्वप्रथम किसने और कब की थी, बताएं। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है ये बताएं। इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति हुई। इन्होंने भी गांधी जी के उसी विचार को दोहराया। 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की जो संकल्पना थी उसको प्रस्तुत किया, संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो, ब्राज़ील 1992 में जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था उसके द्वारा किया गया। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हम करते हैं, गतिविधियाँ, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी हम करते हैं भूमि का। अतः भूमि एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आप पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति,
वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। परंतु भूमि एक असीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान का है। 43% कितना क्षेत्र? 43%। आप बताएं। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। पर्वत कितने क्षेत्र पर है ये बताएं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं बारहमासी, सारा साल पानी बहने वाली नदियाँ। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। पठारी हिस्सा कितना है? इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। अब इस चित्र में देखिए, जो मैदान है ये मैदान दिया है 43%। नंबर 2 पठार, पठार दिया है, इनको बताएं कितना प्रतिशत है। पर्वत, ये पठार, ये पठार। तो 3 ये संकेत जो दिए हैं इनको आप प्रतिशत में बताएं। नेक्स्ट पिक्चर में आप सामान्य भू उपयोग 1960-61 और 2014-15 का देख सकते हैं। इसकी आप तुलना कर सकते हैं। वन, जो बंजर कृषि योग्य भूमि, ये सारा प्रतिशत में इस संकेत के साथ दिया हुआ है और ये सारा जो है इन संकेत के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो अगली वीडियो में करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।